स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में। अब मैंने एक टोटल समरी आपको मॉडर्न इंडिया की बताई थी। यूरोपियों का आगमन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी इन इंडिया में सिनेरियो इंडिया का कैसा होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में मैंने जो इंडियन रेबेलियंस जो हैं, यानी जो भारतीय विद्रोह हैं, उनके बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, भारत में अगर यूरोपियंस के अराइवल की अगर हम बात करें तो इसका क्रम ऐसे बनता है। सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे, सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगीज, ठीक है। और पुर्तगीज के बाद आपके जो हैं डच आते हैं, और डच के बाद आपके इंग्लिश आते हैं, यानी जिनको हम ब्रिटिश बोलते हैं। और उसके बाद डैनिश, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। कभी कभी एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन होता है कि इनका जो है ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर क्या है, कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिश, और देन फ्रेंच, यानी फ्रेंच सबसे लास्ट में आए। तो अगर हम बात करें अराइवल ऑफ यूरोपियंस की, तो यूरोपियों के अराइवल्स में सबसे पहले 1498 में 92 में वर्ष है आपका 1492, 1492। तो सबसे पहले जो प्रयास किया था, जो फोर्ट किया था, वो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक नेविगेटर थे इटाली के। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, ये इटाली के समुद्री यात्री यानी नेविगेटर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या था कि जो है भारत को सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन गलती से जो ये लोग हैं, ये क्रिस्टोफर कोलंबस है, इनका जो बेड़ा था वो अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। जहां इन्होंने अमेरिकी के जो लोग थे उनको पाया, और जिन्हें इन्होंने रेड इंडियन की संज्ञा दी, यानी रेड इंडियन के नाम से इन्होंने संबोधित किया, ठीक है। तो ये इन्होंने फोर्ट तो किया, लेकिन ये इंडिया नहीं पहुंच पाए आपके। फिर वर्ष आता है 1498 का, ठीक है। तो 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा नाम का नेविगेटर, ठीक है, ये पुर्तगीज नेविगेटर थे, पुर्तगीज नेविगेटर थे जो सबसे पहले भारत आए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना था। तो ये क्या थे आपके जो वास्को डी गामा है, ठीक है ना। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, यानी ये पहले ऐसे जो हैं यात्री हैं जो भारत पहुंचे समुद्र के द्वारा। और इन्होंने जिस सी रूट को यूज किया, यानी जिस सी रूट से ये आए, इन्होंने इसकी खोज की। उस सी रूट का नाम था केप ऑफ गुड होप। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सी रूट क्या था आपका? केप ऑफ गुड होप, गुड होप, ठीक है। तो ये एक सी रूट था। इस केप ऑफ गुड होप से इन्होंने जो है रास्ता तय किया, और ये सबसे पहले हमारा इंडिया का जो कालीकट पोर्ट है वहां पे ये पहुंचे। तो कहां पहुंचे? कालीकट पोर्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुर्तगीज आने वाले यूरोपियंस में सबसे प्रथम थे, और ये कालीकट के पोर्ट पर पहुंचे, ठीक है। वास्को डी गामा यहाँ पे स्पेशली ट्रेड करने के लिए आए थे, ठीक है। तो किस चीज का ट्रेड करने के लिए आए थे? ये स्पाइस का ट्रेड करने आए थे। जब ये कालीकट पे पहुंचे तो वो डेट है आपकी 20 मई 1498। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो ट्रेड किया था, ये स्पाइस यानी मसालों का व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ से मसालों का जो व्यापार किया, उसमें इन्होंने लगभग
ऐसा माना जाता है कि 60 टाइम इन्होंने प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट था वो 60 गुना जो है मुनाफा इन्होंने गेन किया। ठीक है, तो जब ये जो है ये कहानी यूरोप में बाकी लोगों को पता लगती है, तो बाकी जो यूरोपियंस हैं वो भी जो है भारत में व्यापार करने के लिए लालायित हो उठते हैं। फिर उसके बाद क्रम वाइज धीरे धीरे अलग अलग जो आपके जो लोग हैं आने लगते हैं, जिसमें मैंने बताया था पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच, ये भी धीरे धीरे आते हैं। 1502 में फिर जो है ये दोबारा फिर वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है, तो जब ये दोबारा भारत आता है तो ये कालीकट में जो है, जो मैंने बताया जहां पे आता है वहां पे जो है ना फैक्ट्री अपनी एक एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये इनकी पहली फैक्ट्री है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी, तो तब आपको आंसर देना है कालीकट में इन्होंने सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री बनाई। तो ये तो थी कहानी आपकी पुर्तगीज की। तो सबसे पहले हमने पुर्तगीज जो है ये बताया है, तो यहां से पुर्तगीज स्टार्ट होते हैं। तो क्रम में सबसे पहले आपके पुर्तगीज हैं, फिर पुर्तगीज के बाद जो बाकी जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोपीय हैं, वो भी जो है व्यापार करने के लिए लालायित हो उठते हैं। तो दूसरी इनके बाद जो आते हैं आने वालों में डच आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डच की। चलिए, सेकंड जो है आपके डच हैं। डच के बाद फिर मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, डच के बाद इंग्लिश आएंगे, इंग्लिश के बाद डेनिश आएंगे, और अराइवल ऑफ यूरोपियंस में सबसे लास्टली जो माने जाते हैं वो फ्रेंच माने जाते हैं, और जाने वालों में भी ये सबसे लास्ट में ही जाते हैं फ्रेंच, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट चलते हैं डच। सेकंड है आपका डच। एक्चुअली जो डच है ये यूरोप का जो एक कंट्री है हॉलैंड, जिसका नाम अब जो है नीदरलैंड है। नीदरलैंड पहले हॉलैंड के नाम से बोला जाता था। तो ये हॉलैंड के जो है ना स्पेशली निवासी माने जाते हैं। तो हॉलैंड का नाम अब जो है नीदरलैंड है। ये जो कंट्री है आपका, ये वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेस्टर्न यूरोप में ये कंट्री माना जाता है। तो डच की अगर हम बात करें तो डच में सबसे पहले आने वाले हैं आपके 1596 में कॉर्नवालिस डी हाउटमैन इंडिया आए। कॉर्नवालिस डी हाउटमैन, तो ये पहले डच ट्रैवलर थे जो इंडिया आए, डी हाउटमैन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि पहले जो डच ट्रैवलर हैं उनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम कॉर्नवालिस डी हाउटमैन है, जो भारत पहुंचने वाले पहले डच जो है सिटीजन थे। फिर हम बात करें तो इन्होंने जो है 1602 में अपनी जो है पहली कंपनी एस्टेब्लिश की। ठीक है, जिसका नाम रखा इन्होंने, फर्स्ट कंपनी इन्होंने एस्टेब्लिश की और उसका नाम रखा वीओसी। ठीक है, ये डच जो थे ना आपके, ये स्पाइस ट्रेड के साथ साथ, ये याद रखना है। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे कॉटन जो ड्रेस होती हैं, सूती वस्त्र जिनको बोलते हैं, कॉटन ड्रेस का भी जो है इन्होंने ट्रेड किया। ठीक है, तो डच जो थे ये कॉटन की ड्रेस का ज्ञान था इनको, कॉटन से ड्रेस बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग की इनको जो है नॉलेज थी। इसलिए ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडिया में जो सूती वस्त्र यानी कॉटन ड्रेस है उसका श्रेय किसको जाता है, तो भारत में डच जो हैं कॉटन ड्रेस के लिए श्रेयकर माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना है। पूछा जाए कि सूती वस्त्र का ज्ञान किनको था, तो वो डच को आपका सूती वस्त्र का ज्ञान था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्या किया कि इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की।
ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश की? मूसलीपट्टनम में। ये भी पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो मूसलीपट्टनम जगह है आपका साउदर्न इंडिया में, वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर धीरे धीरे अगर इनके एंड की बात करें तो 1759 में एक जो है ना वॉर होती है, वर्ष 1759, बैटल ऑफ बेद्रा। ये आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ बेद्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब यहां तक 1759 तक आते आते क्रम में हमारे इंग्लिश भी आ जाते हैं, तो इनमें दोनों में क्या होता है कि इनमें दोनों में आपने कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है ट्रेड को लेके। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बेद्रा। तो किन किन के बीच होता है बैटल ऑफ बेद्रा? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की एक कंपनी है, और उसके साथ जो डच हैं आपके, इनका हो जाता है, और इसमें जो है डच डिफीट हो जाते हैं, ये हार जाते हैं, और यहीं पे क्या है, डचों की कहानी हो जाती है खत्म, यानी यहाँ पे डचों का एंड हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए जो इंग्लिश हैं ये इंग्लैंड के निवासी हैं, ठीक है। लंदन जो सिटी है वहां पे एक कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से, ठीक है। वहां के कुछ जो मर्चेंट एडवेंचर्स जो आपकी कंपनी है उसके कुछ एम्प्लॉइज के जो है माइंड में आइडिया है कि क्यों ना हम भी इंडिया में जाके ट्रेड करें। अब क्या था कि लंदन में था, गवर्नमेंट थी महारानी एलिजाबेथ, यानी ब्रिटिश क्राउन की जो है राजशाही चली हुई थी। तो हम बात करें अगर इंग्लिश की, डाल लेते हैं इंग्लिश, थर्ड नंबर पे आते हैं आपके इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश जो है ये कहाँ के थे? इंग्लैंड आपका एक कंट्री है, ये इंग्लैंड के निवासी थे आपके इंग्लिश, ठीक है। और जो इन्होंने क्या किया कि लंदन में मैंने बताया था कि एक कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से, तो लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया कि 1599 में इनके माइंड में आइडिया है कि क्यों ना हम भी जो है जो ईस्टर्न कंट्री है यानी पूर्वी देश हैं उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है कि महारानी एलिजाबेथ से इस चीज़ के लिए स्वीकृति लेते हैं कि हमको भी व्यापार करना है। यही कंपनी जब व्यापार करने के लिए ईस्टर्न जो कंट्री है उनकी तरफ को इसने मूव किया तो इसका नाम जो है चेंज हो जाता है और नाम हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये इस टैग से ही पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करेगी। तो यह आइडिया 1599 में इनके माइंड में आया और एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 31 दिसंबर 1600 यानी 1600 को जो है एक रॉयल चार्टर जो है जारी किया गया, रॉयल चार्टर, ठीक है। तो रॉयल चार्टर कौन इश्यू करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है क्राउन का जो है शासन था यानी मोनार्की थी यहाँ पे। तो क्राउन ने क्या किया, इनको जो है ना 15 इयर्स का लाइसेंस दिया, किस चीज के लिए? ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्री, यानी पूर्वी देशों के साथ आप जो है ना 15 वर्ष तक के लिए व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या है कि इसको धीरे धीरे समय समय पर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता था, ठीक है। एक समय ऐसा हुआ कि ये जिनको फ्री छोड़ दिया गया कि आप कितना भी व्यापार करें। फिर धीरे धीरे चीजें आती हैं, फिर वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, फिर धीरे धीरे इनके जो है ना ये लाइसेंस को कम कर देते हैं। बाद में 1853 में जो आपका 1853 का एक्ट है उसमें ये इनसे जो है ना सारे लाइसेंस छीन लिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के बागडोर, भारत की जो सत्ता की बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। खैर हम यहीं आते हैं, तो इन्होंने लाइसेंस लिया और यहाँ पे व्यापार करना
प्रारंभ किया। ठीक है, जो ये आपकी 5 जो अलग अलग जो देशों से जो व्यापारी आए हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई इंडिया में हुआ है तो वो यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना स्टेबल हुई कि व्यापार के साथ साथ इसने एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पूरा जो कंट्रोल है, ठीक है, मिलिट्री और पुलिसिंग कंट्रोल, यहां तक कि जुडिशरी कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम बात करते हैं, यानी इंग्लिश के बाद भारत में डेनिश आते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर है आपका डेनिश। चलो डेनिश की बात करते हैं। अब डाल लेते हैं हम हेडिंग डेनिश। देखिए, डेनिश आए थे 1616 में। ठीक है, इनका भारत आने का जो क्रम है वो माना जाता है 1616 एडी। ठीक है, तो जब ये 1616 एडी में यहां आते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो आपका ट्रेंकोबार एक है, वहां पे फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करते हैं, यानी 1620 में ट्रेंकोबार में ये फर्स्ट फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करते हैं आपके डेनिश। ठीक है, तो उसके बाद 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है, ये श्रीरामपुर एक जगह पड़ती है, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, श्रीरामपुर बंगाल में ये अपनी दूसरी फैक्ट्री यानी सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, जो डेनिश होते हैं ये यहाँ पे इतना अच्छा एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं जैसे अदर जो है ना पुर्तगीज या आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, डच का मैंने बताया था कि एंड हो गया था बैटल ऑफ बेदरा में। उसके बाद जो है इंग्लिश ही यहाँ पे स्टेबल करते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं। जब ये स्टेबल नहीं कर पाते हैं तो अपनी जितनी भी ओल फैक्ट्रीज हैं ये क्या कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर देते हैं। सारी फैक्ट्री जो भी स्टेब्लिश करते हैं आगे तक चल के, और वर्ष होता है 1745, यानी डच 1745 तक ही भारत में रहते हैं और 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां सेल करके चले जाते हैं। किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ध्यान रखना है कि डच कब तक रहे, 1745 तक, और क्या किया, सेल किया अपनी ऑल फैक्ट्रीज, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके फ्रेंच। फ्रेंच क्या है कि इस क्रम में आने वालों में सबसे अंतिम है, मैंने बताया कि सबसे लास्ट में फ्रेंच ही आते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं फ्रेंच की। चलो जी, फ्रेंच आते हैं आपके 1664 में, लास्ट है आपके फ्रेंच, वर्ष 1664। ठीक है, और लास्ट यूरोपियंस हैं, ये भी बात मैं लिख देता हूं। इनके बाद कोई यूरोपियंस भारत आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया यहां से कंपनी यहां से जाती ही नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, इसलिए इनके बाद कोई आता ही नहीं है। तो ये है कहानी। क्या है कि ये जो फ्रेंच हैं, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं थी। ये तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक जो है ना कंपनी स्टैब्लिश की, जिसका इन्होंने नाम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ध्यान रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने टोटल जो है ना खर्च वहन करके सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में एस्टेब्लिश की। सूरत में क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने वाले पहले फ्रेंच सिटीजन कौन थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को कैरो। ये आपको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने वाले फ्रांसीसी कौन थे, तो वो थे फ्रांसिस्को कैरो। ये आपको याद रखना है। लेकिन होता क्या है कि अब हमारे पास दो ही लोग हैं जो आपस में जिनका कॉन्ट्राडिक्शन होना है, एक तो इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और दूसरी साइड जो है भारत में ही प्रतिद्वंदी है इनके फ्रेंच या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ भी समझ लें आप। ठीक है,
तो इन दोनों में क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, व्यापार को लेकर इनमें आपसी संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, ये आपसी संघर्ष खत्म कब होता है? खत्म ऐसे होता है कि एक सीरीज में ना इनके आपस में जो है ना लड़ाइयां होती हैं, जिनको हम जो है ना कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं। कर्नाटका वॉर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कर्नाटका वॉर है सिंगल एक वॉर नहीं है, ये 3 फेज में होता है। फर्स्ट कर्नाटका वॉर, सेकंड कर्नाटका वॉर और थर्ड कर्नाटका वॉर। ठीक है, तो तीनों में अंतिम जो रिजल्ट जो निकल के आता है आपका, ठीक है, तीनों जो वॉर है इनमें लास्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो विक्ट्री हासिल कर लेती है और फ्रेंच जो है यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। तो फाइनली ये इंडिया के लिए ये चीज तय हो जाती है, हिंदुस्तान का जो भविष्य है या फ्यूचर है अब वो कौन तय करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या है कि अब यहाँ पे ये जो वॉर है कर्नाटक वॉर, ये तय कर रहे थे कि भाई भारत में, ठीक है, भारत का जो भविष्य है वो अब किसके हाथों में होगा, ये तय किया था कर्नाटक वॉर ने। तो ये तय होने के बाद मालूम हुआ कि अब विक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है और ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है कंपनी नहीं है, ये जो है यहाँ की जो है गवर्निंग बॉडी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है ना व्यापार के साथ साथ अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि मिलिट्री पावर, जुडिशरी पावर, सभी कंट्रोल इसके हाथों में आ जाते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिश टाइम है, जो पीरियड है वो 18th सेंचुरी है, यानी 18वीं शताब्दी तक आते आते ये क्या कर लेती है, अपने आप को स्टेबल कर लेती है। अब 18th सेंचुरी नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान का या इंडिया का जो सिनेरियो है वो कैसा था। तो सिनेरियो मैंने बताया कि अलग अलग शक्तियां थी, जैसे यहाँ पे मराठा एक अपने आप में पावर थे, उसके बाद निजाम जो हैदराबाद के निजाम है वो अपने आप में पावर थे, बंगाल सल्तनत थी, ठीक है, मैसूर जिसमें वाडियार वंश का शासन था, ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये लोग, वो अलग से एक अपनी सत्ता थी। पंजाब में जो है महाराजा रणजीत सिंह अपने आप में जो है एक स्टैब्लिश हो गए थे। ठीक है, तो इसी तरह क्या था कि ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इनके सभी के साथ में क्या होंगे, संघर्ष, क्योंकि ये कोलकाता बेस्ड है, बंगाल में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो स्टार्टिंग ये सबसे पहले तो बंगाल से करते हैं और बंगाल में सबसे पहला जो इनका संघर्ष होता है उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध, जिसमें जीत जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे नियंत्रण स्थापित करते हैं और लगभग ऑल ओवर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण कर लेती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे 18th सेंचुरी इन इंडिया। धन्यवाद।